हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद सर यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी एंड अदर कॉम्पिटिटिव के बारे में एग्ज़ाम में जो भी जीएस का क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इस यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से मैं आपको इतिहास, ज्योग्राफी जिसे भूगोल कहते हैं, पॉलिटी यानी राजनीतिक व्यवस्था और बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि इन 4 विषयों से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन कहाँ से कैसे उठाया जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आज हम विषय इतिहास, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, के बारे में शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी स्टडी 10 सालों से करा रहा हूं और अभी तक मेरी अचीवमेंट यही है कि मैंने कई पीसीएस एग्ज़ामों का मेंस दिया है और अन्य मेंस भी दिया है और साथ ही साथ मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से कम मिनिमम 5000 से अधिक स्टूडेंटों को सिलेक्शन दिलवाया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश होगी कि जो भी स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से जुड़ेंगे, उन्हें हम अंतिम सफलता तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये हमारी कोशिश होगी। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इतिहास का मतलब ही होता है इति प्लस हास, यानी वैसा इतिहास, वैसी चीज़ें जिसके बारे में घटनाएं घट चुकी हो, यानी जो चीज़ें बीत चुकी है उसी बीती हुई कहानी को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम इतिहास कहते हैं। और इस बीती हुई कहानी के बारे में हम 3 इतिहास के माध्यम से भारत में प्राप्त करते हैं और एक और भी इतिहास जोड़ देते हैं, जिसमें सबसे पहला प्राचीन इतिहास होता है। इस प्राचीन इतिहास ऐसी इतिहास जो हमारी पुरानी चीज़ों की जानकारी हमें उपलब्ध कराता है, इसे हम प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसे मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, मध्यकालीन भारत। और तीसरा होता है आधुनिक इतिहास, जिसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और एक और टॉपिक होता है विश्व का इतिहास होता है, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों, भारत में जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो खास करके उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन तीनों की भी कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। उसके बाद प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से सवाल भी आते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन विश्व इतिहास से भी पूछे जाते हैं। कई बार एक आध फैक्ट पूछ दिए जाते हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, अमेरिकी क्रांति कब हुई, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, या औद्योगिक क्रांति कब हुई, रूस की क्रांति कब हुई, इटली का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी के एकीकरण से क्या समझते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कई बार एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं, जिसके बारे में भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी फोकस होगी इतिहास में कि हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में डिटेल जानकारियाँ प्राप्त करें। दूसरी बात आपको मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि सर, इतिहास बहुत लेंदी विषय होता है, यानी बहुत भारी विषय होता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से हम इसे एंड करें, या कई बार तो यही समझ में नहीं आता है कि कैसे कैसे घटनाएं घटी, याद करना बहुत पड़ता है, बहुत टफ विषय होता है। लेकिन दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानना है कि इतिहास बहुत आसान विषय होता है, क्योंकि हम जीएस के टीचर हैं
तो हमें तो बताएंगे ही हम कि आसान विषय होता है, लेकिन नहीं, वास्तव में आसान होता है अगर आपके पढ़ने का नज़रिया बिल्कुल अलग तरीके से हो। जब भी हम इतिहास को पढ़ें तो 3 चीज़ों पे हम हमेशा फोकस करें। पहला, इसके कंसेप्ट पे, कि हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक गतिविधि दूसरी गतिविधि से कैसे जुड़ी हुई है और दूसरा तीसरा कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे बीच का चेन नहीं टूटनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम कोशिश करें कि इतिहास को मैप के आधार पर पढ़ें, मैपिंग के माध्यम से पढ़ें। जब हम इतिहास को मैप पर आधार बना करके पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए आसान बन जाता है। और तीसरा चीज़ कि जब भी हम इतिहास को पढ़ें तो हम रटने का प्रयास नहीं करें, समझने का प्रयास करें। भले ही उसके लिए हमें एक दिन में 2 ही क्वेश्चंस क्यों ना समझ में आए, हम एक दिन में 2 ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाएँ, लेकिन करने के बाद ऐसा लगे कि हाँ, आज हमने कुछ पढ़ा और कॉन्फिडेंस बना। ऐसा ना हो कि हम पढ़ने बैठ जाएं और 5 घंटा तक पढ़ें और पढ़ने के बाद आज तो हमने कुछ पढ़ लिया, कल हम सारी चीज़ें भूल जाएं। ऐसा नहीं, जब भी हम पढ़ेंगे तो कंसेप्ट पे पढ़ें, तथ्यों को ना पे पढ़ें। इसके लिए मैं अक्सर एग्जाम्पल स्टूडेंट को देते रहता हूँ कि एक माला होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई माला होता है, जिसे हम लोग माला कहते हैं, उस माला को हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसमें धागा होता है और एक उसमें गुड़िया होती है जो उसके अंदर हम लोग पिरो देते हैं। देखिए, धागा जो होता है ना, वो एक कंसेप्ट होता है जो क्या करता है, सारी गुड़िये को अपने साथ जोड़ करके रखता है। तो ठीक इतिहास की भी प्रक्रिया ऐसे ही होती है कि हमें बिल्कुल एक इतिहास पढ़ने के दौरान कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो उसके साथ साथ तथ्य यानी जो गुड़िया होता है वो ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाता है और फिर हमारा लिंक एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे से जुड़ जाता है और हमारा टूट नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे, एक बार हमारे साथ जुड़कर देखिए, पढ़कर देखिए और फिर देखिए कि इतिहास को कैसे हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ होता है ना तो उसे हमें एक क्रमबद्ध तरीके से सिलेबस पता होना चाहिए। जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जब हम इतिहास पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, विश्व का इतिहास है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्राचीन इतिहास के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आपसे। अब इस प्राचीन इतिहास में जो है, जिसे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहले सिलेबस में हम बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा सिलेबस को, क्योंकि कई बार हम सिलेबस जब करते हैं ना तो सिलेबस के साथ ही हमारा कई सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं और हम बाद में उसे करने में हमारे लिए सहूलियत होती है। कई बार तो हम क्रमबद्ध तरीके से याद करते हैं तो वहीं से भी क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। और क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कहाँ से पूछ जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ, ये तो जरूर है कि उसी से पूछेगा जो हम जानते हैं, और जो हम जानते हैं उसमें से पूछेगा। तो हम इस तरह से जानने का प्रयास करें कि किसी भी कंडीशन में जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हों तो हमारे साथ जो क्वेश्चन आए उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम प्राचीन भारत के सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर के हम टोटल 9 टॉपिक पढ़ेंगे। 9 टॉपिक के माध्यम से हम प्राचीन भारत को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है पाषाण काल, जिसको हम लोग पत्थरों का काल कहते हैं। एक ऐसा काल जिस समय मानव के पास कुछ भी बहुत कम जानकारी थी, अपना जीवन खाना बदोश जंगलों में रहकर पेड़ पौधों कंदमूल के माध्यम से प्राप्त करते थे। इसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। हालांकि इस पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के भी पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जब हमारे यहाँ मानव सभ्यता का उदय हो रहा था। हालांकि इस टॉपिक के बारे में आप में से किसी व्यक्ति को ज़्यादा डिटेल्स जानकारी प्राप्त करनी हो, वैसे तो हम थोड़ी बहुत बता ही देंगे, क्योंकि हमारे एसएससी और बाकी अन्य एग्जाम के सिलेबस में पाषाण काल के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, मान ली पीसीएस और बाकी चीज़ों के एग्जामों को छोड़ करके। लेकिन अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो 11वीं क्लास की यानी 11th क्लास की जो इतिहास है, पहला विश्व का इतिहास, उसमें पहला टॉपिक जो आपको दिया है समय की शुरुआत, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो पाषाण काल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है और एक बेसिक कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। बहुत ही लोकप्रिय टॉपिक है, बहुत लोग अच्छी तरह से जानते हैं
और एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपके दिमाग में होगा कि सर हड़प्पा सभ्यता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार आप सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सुने होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसे कई नामों से जानते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। इसी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 2500 BC से लेकर 1750 BC तक आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे BC की बात आई तो इतिहास पढ़ने के दौरान हमें दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो हम BC की क्या होता है, यानी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे इतिहास में BC और AD के रूप में हमने डिसाइड किया है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी अगर हम मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये ले लेते हैं एक लकीर, इसमें हमने बीच में बिल्कुल ही एक वो बना दिया, मार्क बना दिया। अब इससे पहले की जो घटना होगी, इधर की जो घटना होगी, इसको हम लोग BC कहते हैं। ये घटतेगा हमेशा। जैसे मान लीजिए 1700 से शुरू अगर होता है तो 1700 से 1600, 1600 से 1500, 1500 से 1400, ऐसे करते करते 0 तक आएगा। और फिर 0 के बाद जब ये प्लस में इधर बढ़ेगा तो इसको हम लोग AD कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि AD और BC में क्या अंतर होता है। तो AD का मतलब होता है जिसको हम लोग ईस्वी कहते हैं, जो आज चल रहा है। जैसे 2000 के बाद 2100 होगा, 2100 के बाद 2200 ही होगा। लेकिन BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जो 0 से पहले था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम लोग पढ़ करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम लोग BC और AC में समझते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की इतिहास लेखन की बात जब भी हम बात करेंगे तो इतिहास लेखन की बात करते हैं। तो इतिहास लेखन जब भी किया जाता है तो इतिहास के लिखने के लिए कई सारे साधन होते हैं, जिसकी जानकारी के लिए हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत होता है। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पे हमें पुरातात्विक स्रोत मिले, जैसे हड़प्पा सभ्यता के इतिहास लिखेंगे तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम लिखेंगे, जबकि वैदिक काल का इतिहास लिखेंगे तो हम किसके आधार पर, साहित्य के आधार पर लिखेंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी 2500 BC से लेकर के 1750 BC के बीच में थी। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता के बीच अंदर की बात बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक होता है वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब होता है वेदों का काल, एक ऐसा काल जिस समय बाहरी लोग हमारे यहाँ आए थे, जिसे हम लोग आर्य कहते हैं, और उन लोगों ने जो भारत में इतिहास लिखा उसे हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक चला। इसी वैदिक काल को हम लोग दो हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल वह काल था जिस समय ऋग्वेद नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद जो 3 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना की गई थी। तो ऋग्वैदिक काल का समय होता है 1500 से लेकर के 1000 BC, और 1000 से लेकर के 600 BC के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो उत्तर वैदिक काल उसे कहते हैं। बाकी डिटेल्स में हम अध्ययन करेंगे जब हम वैदिक काल करेंगे। तो फिर अगला टॉपिक होता है हमारा महाजनपद काल, एक ऐसा समय जिस समय हमारे यहाँ छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था, उसको हम लोग 600 BC से लेकर 300 BC के बीच हम लोग पढ़ने का अध्ययन करेंगे। अब इस महाजनपद काल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महाजनपद का विकास, कि महाजनपद का विकास कैसे हुआ, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है, और उसमें बताया गया है कि भारत में कुल उस समय 16 महाजनपद का उदय हुआ था, और उन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो एक महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विकास कैसे हुआ। फिर हम उसी दौरान ये भी पढ़ेंगे कि द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि जो भी महाजनपद थे, हर महाजनपद की एक राजधानियाँ होती हैं, और राजधानी क्या होता है, शहर होता है, तो नगरीकरण होगा। तो इसको हम लोग द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा को भी हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता हमारे यहाँ जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या शहरी सभ्यता थी या ग्रामीण व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी नगरीकरण था, शहरी व्यवस्था था, लेकिन वैदिक काल ग्रामीण था। तो यहाँ पर आकर के महाजनपद काल में द्वितीय नगरीकरण का फिर से दोबारा उदय होता है, बीच में हमारे यहाँ शहर की बात नहीं होती है। फिर
तीसरा हम लोग इसी में पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, यानी ये जो 16 महाजनपद जो थे इन्हीं में से एक महाजनपद मगध भी था। और मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कई सारे वंशों का उदय होता है, जैसे सबसे पहले यहीं पे आता है हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार द्वारा की जाती है। उसके बाद हर्यक वंश के बाद हम लोग पढ़ते हैं शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश। और इसी नंद वंश का सबसे अत्याचारी एक शासक था जिसका नाम था घनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किया था और उसे मार करके एक नए वंश की स्थापना की थी जिसके हम लोग मौर्य वंश कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। पहले तो हम इसमें महाजनपद में मगध के उत्कर्ष तक पढ़ेंगे। जब मगध का उत्कर्ष हो जाएगा तो जैसे ही नए वंश की स्थापना होगी मौर्य साम्राज्य की, तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक इसी पे सारी घटनाएं कब से कब हो रही है, 600 से लेकर के 300 के बीच में ये घटनाएं घट रही है। इसी में हम लोग धार्मिक आंदोलन भी पढ़ेंगे और इसी धार्मिक यहाँ पे कई प्रकार के संप्रदायों का उदय होता है। और उन संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण 2 संप्रदाय होते हैं, एक बौद्ध और एक जैन। बेसिक कंसेप्ट के आधार पे पढ़ेंगे, कुछ चूँकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पीटी में, यानी प्राइमरी टेस्ट में, कोई भी एग्जाम में, तो हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे उनका उदय हुआ। ये पढ़ने के बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे इसमें मौर्य साम्राज्य, कि मौर्य साम्राज्य क्या था। मौर्य साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, प्रारंभिक मौर्य साम्राज्य और उत्तरवर्ती मौर्य साम्राज्य। प्रारंभिक मौर्य साम्राज्य में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, फिर उसके बाद अशोक पढ़ेंगे। और अशोक की मृत्यु के बाद ही नए सिरे से जो चीज़ें शुरुआत होती है उसको उत्तरवर्ती मौर्य साम्राज्य में पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर अशोक का अभिलेख वगैरह ये सब जानकारी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल जो है मौर्य काल के बाद की घटना है। जब मौर्य काल का पतन होता है तो भारत में 2 कंडीशन बन जाता है। उस समय कुछ छोटे छोटे राज्य होते हैं जिनका उठना शुरू होता है, और इसी समय चूँकि मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था तो इसी पतन के प्रक्रिया के दौरान भारत में बाहरी लोगों का भी आगमन होता है, जिसमें हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण आते हैं। तो इस मौर्य साम्राज्य को हम लोग 2 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे, एक विदेशी वंश और एक देशी वंश के रूप में। जब मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग गुप्त काल पढ़ेंगे। और गुप्त काल के बारे में तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि गुप्त काल एक ऐसा काल था जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुप्त काल में ही हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, जिसको समुद्रगुप्त जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस गुप्त काल के भी बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिटेल्स में कंसेप्ट के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, यानी गुप्त काल के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल आता है, जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। और उन क्षेत्रीय राज्यों के उदय में एक राजा होता है जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि प्राचीन भारत में यही वो 8 टॉपिक हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे ही मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, उस मध्यकालीन भारत की शुरुआत के समय और प्राचीन भारत के इंद के बाद दोनों के बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम लोग पूर्व मध्य काल कहते हैं, जिसमें हम लोग राजपूत काल और दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी इस पर हम लोग भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत। यहीं पर एक हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन कई बार एक बार पूछ देता है, कई बार वैसे बहुत कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं कंपटीशन में, लेकिन फिर भी हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर के हम प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री में भारत का जो एंशियंट हिस्ट्री है, इसमें 9 टॉपिक कुल मिलाकर के हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम बिल्कुल ही आसान तरीके से एकदम कंसेप्ट आधारित आपको बताने का प्रयास करें, और आप लोग भी बड़ी ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक एक तरीके से देखिए कई सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस से ही कम पूर्ण हो जाती है। जैसे कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ऋग वैदिक काल का समय क्या था। अब देखिए हमने यहाँ पर चर्चा किया कि 1500 से लेकर के 1000 के बीच में ऋग वैदिक काल था। कई बार ये पूछ देता है कि मगध
के उत्कर्ष में कितने वंशों ने शासन किया, तो हमने अभी चर्चा किया कि यहाँ पर हर्यक वंश था जिसे पृथहंतिका वंश भी कहते हैं, उसके बाद से शिशुनाग वंश था, उसके बाद से नंद वंश था। तो इस तरह से एक क्रम होनी चाहिए, एक क्रम से अगर आपको चीज़ें याद होती है तो हम आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में सहूलियत होती है, याद करने में सहूलियत होती है। और तारतम्यता जिसको कहते हैं, चैनबद्ध तरीके से जुड़ा होना, वो जुड़ जाता है। जिसे देखते होंगे भैंस का चैन जो होता है जिसमें बंधी जाती है, वो चैन अगर एक चैन से न जुड़े तो चैन का कोई महत्व ही नहीं रहता है। और जब वो एक से बाद दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से, दूसरा तीसरे से, अगला जुड़ते जुड़ते एक बहुत बड़ा चैन का निर्माण करता है और वो एक संगठित रूप से काम करना शुरू करता है। उसी तरह से जो हमारा कोई सिलेबस हम पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको मेरी कोशिश रही कि हमने प्राचीन भारत का जो सिलेबस बताया वो समझ में आया होगा। बाकी हम जब अध्ययन करेंगे तो और इसको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। फिर अब हम लोग चलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, यानी वह इतिहास जो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का इतिहास था, इसलिए इसको हम लोग मध्यकालीन कहते हैं। ये भी एक वजह यह भी हो सकता है कि यहाँ पे हमने खास करके अरबों के बारे में, यानी एक अलग विदेशी वंश के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक मुगल के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे जो भारत की धरती से नहीं थे। तो हमारे यहाँ शुरू में प्राचीन यानी हिंदू वंश था, बाद में भी हमारा अपना ही वंश आ गया, बीच में कोई और व्यक्ति शासन करने आ गया था, इसलिए इसको हम लोग मध्य यानी मिडिल कहते हैं। अब इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, वैसे मध्यकालीन भारत बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार पढ़ने लोगों को लिए कब वो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं सर नाम यहाँ पे याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े नाम होते हैं। लेकिन नामों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 2 टॉपिक आप अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें से एक दिल्ली सल्तनत है और दूसरा मुगल काल है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे मध्यकालीन भारत में 4 टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे अरबों का आगमन, अरबों का आगमन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भारत में अरब कैसे आए, कैसे नहीं आए, तो वो हम अरबों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे और फिर मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी का नाम तो सभी लोग जानते हैं, जिसने भारत में खास करके बहुत महत्वपूर्ण 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध है, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। उसके बाद पहुँचेंगे हम दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मोहम्मद गोरी के कई गुलाम थे और उसी चूँकि गौर वंश का था और उसी गुलामों में से एक गुलाम जो भारतीय क्षेत्र पे शासन करता था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसने जैसे ही 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, तो भारत में एक नए वंश की स्थापना कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम होता है गुलाम वंश। 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी जाती है जो 1290 ईस्वी तक चलता है। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में हम लोग टोटल 5 वंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ देते हैं, 5 वंशों के क्रम पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार 5 क्वेश्चन के क्रम पूछे जाते हैं, तो हमें क्रम भी पता हो जाएगा। तो गुलाम वंश, उसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश जो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। फिर तुगलक वंश जो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। और 5वां जो अंतिम वंश था जिसे हम लोग लोधी वंश कहते हैं, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है और इस पानीपत की पहली लड़ाई के साथ ही भारत से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम लोग मुगल वंश कहते हैं, यानी मुगल काल के नाम से जानते हैं। हालांकि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बीच में, जैसे देखिए, जब हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे, तुगलक वंश, ये तुगलक वंश आते आते पूरे भारत में इन लोगों ने शासन किया और तुगलक वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे, पूरा भारत बंधा हुआ था इनके अंदर में। लेकिन जैसे जैसे कमजोर शासक होते गए, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता चला गया। इसी बीच में हम लोग विजयनगर और बहमनी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो क्षेत्रीय राज्य थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चौथा टॉपिक मुगल काल। मुगल काल अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुगल काल से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में, कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह मुगल काल का समय जो था भारत में 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। अक्सर ये पूछा जाता है कि मुगल काल की स्थापना कब हुई थी भारत में,
तो 1526 में बाबर ने यहाँ पे नींव रखी थी पानीपत की पहली लड़ाई के साथ ही। इस प्रकार दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, तो इनके बारे में, मुगल काल को। मुगल काल को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे सिलेबस के। देखिए सिलेबस को मैं बिल्कुल आसान बना रहा हूँ, कैसे तोड़ तोड़ कर हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। इसे दो भागों में बांटेंगे, एक प्रारंभिक मुगल काल और दूसरा उत्तरवर्ती मुगल काल। हालांकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तरवर्ती मुगल काल को हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, लेकिन लिखने के दौरान हमने यहाँ पे आपको समझाया है, पढ़ने के दौरान हम वहाँ पढ़ेंगे इसको। प्रारंभिक मुगल काल, प्रारंभिक मुगल काल का जो समय था वो 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक हम पढ़ते हैं। 1526 क्योंकि बाबर ने मुगल काल की नींव रखी थी और यहीं से शुरुआत हुई थी। बाबर सबसे पहला शासक था मुगल काल का, बाबर, जिसने 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया था। दूसरा आता है उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं के को जब हम पढ़ेंगे तो भारत में दो चरणों में पढ़ेंगे। एक चरण भारत में उसका ये था कि 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक हुमायूं ने प्रथम चरण में भारत पर शासन किया था, और दूसरा चरण था 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक। इसी 1540 से लेकर 1555 ईस्वी के बीच में भारत में एक दूसरे वंश ने, जिसे हम लोग अफगान कहते हैं, और जो शासक था शेरशाह, इसने शासन किया और इसके उत्तराधिकारियों ने शासन किया 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी के बीच में। अब चूंकि ये मुगल काल के नहीं थे इसलिए इनको हटा देते हैं यहाँ से। हुमायूं के बाद सीधा अकबर आता है जो 1556 में गद्दी पर बैठ जाता है हुमायूं की मृत्यु के बाद। और जब वो 1556 में बैठता है तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि मध्यकाल मुगल काल में अकबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अकबर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वो प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं। तो अकबर को हम लोग पढ़ेंगे। फिर अकबर का बेटा जो जहांगीर था वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करता है, और फिर उसका बेटा शाहजहां जो 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन करता है। वैसे तो 58 तक ही शासन करता है लेकिन जिंदा रहता है, आगे 68 तक रहता है। 10 साल तक इसका बेटा औरंगजेब इसे कैद में रखता है। और फिर शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है, गद्दी पर बैठता है, जो 58 से लेकर 1707 ईस्वी तक आता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से सुसंगठित तरीके से औरंगजेब रखता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है उस तरह से ताकतवर और अच्छे शासक नहीं होते हैं जो इस चीज़ को संभाल करके आगे ले जाएं। तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही उत्तरवर्ती मुगल काल, जिसको हम लोग मुगलों का पतन का काल कहते हैं, वो शुरू होता है, जो 1707 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक चलता है। इसमें सबसे पहले हम लोग बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये बात कही जाती है कि मुगल कालों में ये अंतिम बादशाह था जो इसने मुगल काल को समेटने की कोशिश की, बिटोरने की कोशिश की, उसे फिर से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित रूप से असंभावी हो जाता है। 1707 से लेकर 12 तक की शासन करता है। इसके बाद जहांदार शाह गद्दी बैठता है जो 1712 से लेकर 13 तक 1 साल ही मात्र शासन कर पाता है। फिर फर्रुखसियर आता है, फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन करता है। फिर देखिए फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में 2 शासक आते हैं। हालांकि हमने इसमें लिखा नहीं है, हालांकि उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, कोई वीडियो देखे तो ऐसा लगे कि नहीं सर ने छोड़ दिया हो, लेकिन 2 थे, एक रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दरजात। 2 शासक थे जो 1 साल के बीच में कोई 3 महीना रहा तो कोई 4 महीना बैठा गद्दी पे, लेकिन उनकी कोई खास महत्व नहीं रहा, इसलिए हमने उनके बारे में ध्यान से नहीं लिख पाया। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह भारत मुगल शासक होता है जो 1720 से लेकर 48 तक शासन करता है। इसके बाद अहमद शाह गद्दी बैठता है जो 1748 से लेकर 54 तक रहता है। यहाँ तक आते हैं तो धीरे धीरे मुगलों का पतन पूर्ण रूप से होना ही आरंभ हो गया था। फिर आता है आलमगीर द्वितीय, जो आलमगीर द्वितीय जो था 1754 से लेकर 59 तक गद्दी बैठता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आता है जो 59 से लेकर के 1806 ईस्वी तक बैठता है। इसके समय में कई सारे भारत में बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ था। तो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक रहता है। फिर अकबर द्वितीय आता है 1806 से लेकर के 1837 ईस्वी तक। और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय जो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक, यानी भारत में जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, वो इसी के समय में हुआ था और इसी के नेतृत्व में हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, और 57 की क्रांति में इसे पकड़ करके इसे भारत से बाहर रंगून भेज दिया गया, जो म्यांमार में पड़ता है,
और वहीं पे इसकी 1862-63 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमने जो सिलेबस अभी डिस्कस किया, ये सिलेबस था हमारा किसका, तो मध्यकालीन भारत का। इसके बाद आता है हमारा आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का सिलेबस भी बहुत बड़ा एक सिलेबस है, और चूंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे होते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग दोनों की चर्चा, आधुनिक भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व के इतिहास की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इतना आप याद करेंगे और एक बार इसे समझने का प्रयास कीजिएंगे। दोस्तों फिर से मैं एक बार आपसे कह रहा हूँ कि इतिहास पढ़ने का एकमात्र तरीका यही है कि हम जो भी इसके सिलेबस है उस सिलेबस का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें, याद कर लें, ताकि ये क्रमबद्ध बन जाए। अब देखिए यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बाबर के बाद कौन हुआ, हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन हुआ, अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। कई क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन तो यहीं से पूछ देते हैं, सिलेबस से ही पूछ देते हैं। तो हमें जब तक सिलेबस अच्छी तरह जानकारी नहीं हो तो फिर कोई उसका महत्व रह नहीं जाता है, और फिर हमारी जो स्टडी होती है वो बीच में क्रमबद्ध तरीके से नहीं हो पाती है। जब एक चैन के सिस्टम से जब हम जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ते हैं और हमें हर चीज़ याद होता है। दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पे रोकने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।